हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछला लेक्चर में आप सभी का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आगे के भी सारे लेक्चरों में आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं कक्षा 12वीं के भौतिकी का अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के आंकिक प्रश्नों का हल ज्ञात करना हम लोग कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर में हम क्या करेंगे, चौथे क्वेश्चन से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने क्या किया, अध्ययन किया था। अगर कोई नया बच्चा आया हो तो एक बार जाकर पिछले लेक्चर देख ले, उसके बाद से आप इस लेक्चर पे आइए। बहुत आनंद आएगा, बड़ा आसानी से सारे प्रश्न आपके क्या होंगे, हल हो जाएंगे। तो जो आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन है, जैसा कि लगता है भौतिकी में कि बच्चों को बहुत ज्यादा कठिनाई है इसमें, या बिल्कुल सरल भाषा में बहुत आसान तरीके से मैं कराने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। और इसके पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए। साथ में एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और जो नए बच्चे हो, अगर चैनल से ना जुड़े हो तो वह क्या करिए, चैनल से जुड़ जाइए। तो आरंभ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है भाई। कह रहे एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण बनाते हुए रखा है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। जहां डायग्राम की आवश्यकता होगी वहां डायग्राम हम लोग बनाएंगे, जहां नहीं होगी तहां बिना डायग्राम के भी काम चल जाएगा। तो मान लीजिएगा हमने इस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। ठीक है, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका नाम हमने कह दिया बी है। अब बी का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 0.15 टेस्ला के बराबर। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.15 टेस्ला। अब इससे 30 अंश के कोण पर कुछ इस प्रकार से हमारा एक कह रहा कि एक तार है। तो यह तार मान लीजिए हमने कह दिया कि यह एक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है। कितना अंश का कोण बना रहा है भाई, 30 अंश का। तो हमने कह दिया कि ए भी एक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी से कितना का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा है इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का क्या करिए, परिमाण कहते हैं। आपको यह बताना है कि इस पूरे तार के एकांक, एकांक का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट। तो एकांक लंबाई पे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा, साथ में उस बल की दिशा क्या होगी। मतलब हमें बल के साथ साथ में क्या करना है, दिशा भी बताना है। ठीक है, तो अब देखो दिशा की जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात तो डायग्राम तो चाहिए। मैं कल बताया था, मतलब पिछला जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको एक क्लियर कराया था कि अगर हमें दिशाओं का जब बताना होगा तो हमें क्या होगा, इमेज की जरूरत पड़ेगी, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो लीजिए यहाँ हमने डायग्राम बना दिया। दिशा के बारे में बाद में सोचते हैं, फिलहाल पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। इसका हल देखो, सबसे पहले जो दिया है वो आप देखें। तो दिया एक तार जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब आई दिया है, कितना है 8 एम्पियर, 0.15 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो बी का मान दिया है 0.15 टेस्ला के बराबर। क्षेत्र में कितना अंश पर रखा गया, 30 अंश पर। थीटा का मान दिया आपका 30 डिग्री। इसकी एकांक लंबाई, एकांक लंबाई का मतलब क्या होता है भाई, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल, या तो एल बराबर 1 इकाई ले लो, ध्यान समझना, या 1 मीटर ले लो। आप जो भी मात्रक लेंगे यहाँ पे सब एसआई में होगा। तो या तो एल का मान, जो तार की लंबाई एल है उससे हम क्या ले लें, या तो 1 मीटर ले लें, या दूसरी भाषा में हम क्या कहें, एफ बाई एल। एफ बाई एल को भी क्या कहा जाता है, एकांक कहा जाता है। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। उसके पहले आप एक काम करिए, माना माना तार की लंबाई, जो धारावाही हमारा तार है, तार की लंबाई और वो हमने मान लिया एल के बराबर। इसके बराबर ले लिया एल के बराबर। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल मतलब एफ बाई एल आपको निकालना है। यह बताना है कि कितना होगा, साथ में इसकी क्या बतानी है आपको, दिशा भी, इस बल की दिशा क्या होगी। तो बड़ा सरल है। आप यहाँ जानते हैं कि चूंकि चूंकि आप जानते हैं कि धारावाही तार पर, धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, और ये आप कितना जानते हो भाई, तो धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला हमारा बल होता है वो होता है एफ इजकल टू आई एल बी साइन थीटा। ये आप अच्छे जानते हैं, क्लियर है जी। अब देखिए, चूंकि हमें पूरे धारावाही तार पे तो बल की गणना करनी नहीं है,
किस पे करनी है, एकांक लंबाई पे। एकांक लंबाई के मतलब एल को इधर लगा भाग दे देंगे तो आप लिखेंगे देयरफॉर एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल किसके कारण बल लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगेगा। लगने, चलिए मैं यहाँ लगने वाला बल, और यह लगने वाला बल हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो यह हो जाएगा एफ बाई एल इजक्वल टू आई बी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो जो मान दिया गया वो रखते चलिए। तो यहाँ आई का मान 8 है, बी कितना है 0.15, और साइन थीटा की जगह पे कितना है 30। ठीक है, अब आप जानते हैं कि चूंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 होता है, उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8 गुणे आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.15 गुणा 1/2, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, और 4 का 15 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60। तो एफ बाई एल बराबर आ गया हमारा 60, तो 0.60 इतना आएगा। और ये बल है तो इतना हमारा क्या होगा, न्यूटन होगा। क्लियर है, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हमारा निकल के आ गया 0.60 न्यूटन के बराबर। तो यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया। ठीक है, तो ये तो बात आपने बता दिया कि एकांक लंबाई पे कितना बल लगेगा, लेकिन उस बल की दिशा कैसे होगी या किधर की ओर होगी, तो इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किसके नियम से भाई, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दाएं का मतलब दाहिना हो गया। अब इस हाथ के नियम में क्या होता है, तो आपसे कहा गया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ में हमारी शुरुआत की 3 उंगलियां, एक है अंगुष्ठ, दूसरा है तर्जनी और तीसरा है मध्यमा। अगर तीनों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, कुछ ऐसे, ध्यान से देखिए ऐसे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो यह वाली है हमारी मध्यमा जो है, यह बताती है आपका धारा की दिशा को, यह बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो फिर यह किसको प्रदर्शित करता है, तो यह प्रदर्शित करता है लगने वाले बल की दिशा को। क्लियर है, तो अगर इस हिसाब से हम इसे व्यवस्थित करें तो अब आपको समझिए, ये हो गई धारा की दिशा, ये हो गया चुंबकीय, देखिए ये हो गई धारा की दिशा, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यह क्या प्रदर्शित करेगा, बल की। मतलब हुआ कि जो बल है वह चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के क्या हो रही है, लंबवत हो रही है बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है, तो यहाँ लगने वाला बल जो होगा वह क्या होगा, धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के क्या होगी, लंबवत होगी। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे भाई आप, तो आप यहाँ लिखेंगे अर्थात, अर्थात एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 0.60 न्यूटन, जबकि जबकि बल की दिशा, बल की दिशा फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग के कौन सा दाएं हाथ ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, नियम से धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा, दिशा के लंबवत होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आसान है, बड़ा सिंपल है। तो चलिए आप इसे नोट करिए, और उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए फटाफट नोट करें, इसके बाद से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आपका आसान प्रश्न है, वो भी करने में बड़ा आपको आनंद आएगा। तो नोट करें। तो लीजिए आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत प्यारा बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक तार, सॉरी एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक जो हमारा तार है उसकी लंबाई कितनी है भाई, 3.0 सेंटीमीटर, उसमें कितना एम्पियर की धारा बह रही है, 10 एम्पियर की धारा बह रही है। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। कहाँ रखा गया, एक परिनालिका के भीतर। तो सबसे पहले एक परिनालिका बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप परिनालिका को समझते हो तो कैसे समझते हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि परिनालिका या तो किसी तार को ऐसे हम राउंड राउंड कर दें,
या हम क्या करें, एक गट्ठर ले लें या एक कागज ले लें और उसको फोल्ड करके उसके ऊपर हम ऐसे राउंड राउंड बना दें। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक परिनालिका बना दिया, एक इस तरीके से हमने परिनालिका बनाने का प्रयास किया, और इस परिनालिका में हमारी जो धारा बहेगी, अभी इसके बारे में आपको समझाता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी एक परिनालिका हो गई, सपोज दैट ठीक है, कुछ ऐसी हमारी परिनालिका है। ठीक, अब कह रहा है कि इस अक्ष के सॉरी परिनालिका के अक्ष के लंबवत हमारी क्या रखी गई, तार रखी गई है। तो परिनालिका का अक्ष क्या होता है, तो परिनालिका का अक्ष होता है कि उसके केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा। तो इस प्रकार से परिनालिका के केंद्र से गुजरने वाली एक क्षैतिज रेखा है हमारी। ठीक, और इस क्षैतिज रेखा के लंबवत, तो इस पे लंबवत हमारा यह तार रखा गया है, जिस तार की लंबाई दिया है कितना है भाई, तो यह हमारा तार हो गया, और यह अक्ष के क्या है, लंबवत है। तो इसकी लंबाई दिया है आपका 3.0 सेंटीमीटर, इतना हमारा है। तो कह रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अच्छा इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र बी है हमारा, इसमें बी का मान दिया हुआ कितना, 0.27 टेस्ला। अब जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र का अंतर्गत अगर हम यह चालक रखेंगे या धारावाही चालक रखेंगे या तार रखेंगे, तो उस पर एक बल तो लगेगा ना जी, इस बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो वह बल का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। बड़ा आसान है, पहले जो जो दिया है उसको लिखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, हल देखिए। हल में सबसे पहले दिया कितना लंबा तार है, तो एल का मान दिया है हमारा 3.0 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में बदले तो क्या लिखोगे, 3.0 इंटू 10⁻² मीटर के बराबर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² क्या होता है, मीटर होता है। तो ऐसे आपने लिख लिया। साथ में धारा कितनी बह रही, आई, आई हमारा वह 10 एम्पियर, मतलब धारा का मान हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, बी का मान कितना दिया है, यह दिया 0.27 टेस्ला के बराबर। तो आपसे पूछा कि लगने वाला चुंबकीय बल एफ का मान क्या करें, ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, केवल बल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कुछ बात समझते हैं, बात क्या है ये समझिएगा। अब प्रश्न उठता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो इसके अंदर है उसकी दिशा क्या होगी। तो आपने पढ़ा होगा कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह एक्चुअल में इसके अक्ष के अनुदिश होती है। चुंबकीय जो परिनालिका का हमारा अक्ष होता है, उस अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है। तो यह दिशा या तो इधर हो सकती है या तो इधर हो सकती है। लीजिए मैं इधर की तरफ मान लिया कि यह हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी। ठीक है, अब सोचो कि धारा किस में बह रही है, इस तार में बह रही है। तो धारा या तो ऊपर से नीचे बह रही है या नीचे से ऊपर बह रही है, बह तो रही इस तारे में। तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, तो इसका जो कोण है यह किसके बराबर है, 90। इसका मतलब साथ में हमें यह भी पता चल रहा है कि थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो अब कुछ नहीं करना है, अब लिखिए चूंकि चूंकि तार पर, क्या लिखना में, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, और यह होता है हमारा, आप इसे एफ बी लिख सकते हैं या केवल एफ बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ इजकल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे आई एल बी साइन थीटा के बराबर। अब जो जो मान दिया गया यहाँ पर सब उठा के रख दीजिए। हमारा आई कितना दिया है, तो आई दिया है 10, एल कितना है 3.0 इंटू 10⁻², बी कितना हमारा, बी है 0.27, और साइन थीटा तो साइन 90। अब आपको अच्छे से पता है कि साइन 0 0 होता है, लेकिन साइन 90 कितना होता है, 1। तो आप यहाँ जानते हैं कि चूंकि साइन 90 का मान तो हमारा हो गया 1 के बराबर। अब आगे बढ़िए, यहाँ देखिए 10 पर 1 पावर है, -2 में से जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, -1। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 0.27, कितना हो गया, और इंटू साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब सॉल्व करें, 3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 7 3 का 21 के 1 2 और 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो 0.81 गुणे 10 पर -1 इतना होगा। अब यहाँ पे इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको
समझना यहाँ ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप कैसे समझिएगा इसको, अगर इससे हमें एक स्थान आगे लेके जाना होगा तो इस पे -1 और चार्ज बढ़ेगा, और यहाँ से F का मान आ जाएगा हमारा 8.1 इंटू 10⁻², बल है तो न्यूटन के बराबर। तो आपसे यही पूछा है कि तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, तो आप लिखेंगे अर्थात तार पर लगने वाला, अर्थात तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आनंद आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो कम से कम यार, सपोर्ट तो आप बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन वीडियो कैसा लगता है आप इस पर कमेंट नहीं करते और लाइक नहीं करते। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है, तो कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबाया करें। साथ में आप क्या सोच पा रहे हैं इस वीडियो के बारे में, जो भी आपकी थिंकिंग है आप उसे प्रदर्शित भी करें, मतलब कमेंट भी किया करें, साथ में अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। तो नोट करें इसे। इसके बाद से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद अब हम लेके आ गए क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर का दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए और बी से क्रमशः 8.0 एम्पियर एवं 5.0 एम्पियर की विद्युत धारा एक ही दिशा में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। पहले जो बोल रहा है उसको बनाते हैं। दो सीधे समांतर तार हम लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए एक तार ये हो गया और एक तार ये हो गया, दोनों लंबवत हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं और सीधे हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में धारा बह रही है। तो मान लीजिए हमने कहा कि इस तरीके से धारा बह रही है, इसमें भी इधर से धारा बह रही है, इसमें भी इधर से धारा बह रही है, ठीक। मान लें कि पहले इसका नाम है ए और इसका नाम क्या है, बी। पहले में बहने वाली धारा का मान है I1, दूसरे में बहने वाली धारा का मान क्या है, I2। और कह रहा है कि एक दूसरे से, या एक दूसरे से आपके 4.0 सेंटीमीटर इतना दूरी, मतलब ये किसका मान है, आर का मान है, ठीक है। I1 का मान कितना दिया हमारा 8.0 एम्पियर, और I2 का मान कितना दिया है 5.0 एम्पियर के बराबर। तो कह रहा है कि तार ए के, पहले तार के ए के 10 सेंटीमीटर, इसका कोई एक खंड ले लेते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा खंड हमारा है, इतना खंड, इसका डिस्टेंस दिया कितना 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर बल का क्या करिए, आकलन कीजिए। ये तो बड़ा आसान है भाई, ये तो बड़ी सरलता से आप इसके बाद जानते हैं। आप जानते हैं कि दो सीधे धारावाहिक चालक जो एक दूसरे का समानांतर है, उसके किसी खंड पर लगने वाला जो हमारा बल होता है, उस बल का मान जब हमने निकाला था तो वहां प्राप्त किया था कि F = μ0/2π इंटू I1 I2 अपन R इंटू L के बराबर। तो वही फार्मूला में क्या करने वाले, लगाने वाले। उसके पहले जो जो दिया है वो लिख लिया जाए। सोल्यूशन में देखें तो सोल्यूशन में सबसे पहले दिया है R हमारा दिया है भाई 4.0 सेंटीमीटर, मीटर में बदले तो इसे लिखेंगे 4 इंटू 10⁻² मीटर के बराबर। ये तो क्लियर है। ए और बी में प्रवाहित होने धारा I1 दिया हमारा 8.0 एम्पियर, I2 दिया हमारा 5.0 एम्पियर, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड, 10 सेंटीमीटर खंड, खंड मतलब स्मॉल एल, या दिया 10 सेंटीमीटर, परिवर्तित करोगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² मीटर के बराबर, इतना आ जाएगा हमारा। तो लगने वाला बल का आकलन कीजिए, मतलब एफ का मान ज्ञात करें, ठीक है जी। तो इस बात को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। हम जानते हैं कि चूंकि दो समांतर सीधे चालक पर लगने वाला बल, और ये होता है F = μ0/2π इंटू I1 I2 R इंटू L के, ये आप अच्छे जानते हैं। अब चूंकि μ0 का भी मान आप जानते हैं कितना होता है, μ0 बराबर होता है 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये बात आप अच्छे जानते हैं। उठा के मान रख दीजिए, क्या आएगा यहाँ पे सर, तो μ0 का तो मान आ गया 4π इंटू 10⁻⁷ बाई
2 पाई इंटू I1 हो गया 8, I2 हो गया आपका 5, R का मान हो गया 4 इंटू 10⁻², और L इज द आपका 10 इंटू 10⁻² के बराबर। ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करें। सबसे पहले 10⁻² से 10⁻² क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ऐसे कट जाएगा। तो फिर बचेगा क्या आपका, तो यहाँ बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा 10⁻⁷, फिर यहाँ क्या हो जाए 5 को 20, तो 20 इंटू 10, इतना हमारा बचा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 20 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁷। अब अगर हम दो स्थान दशमलव को आगे लेके आए तो 10⁻2 हो जाएगा, तो +2 और -7 कितना होगा -5। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा f का मान निकल के आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁵ क्या न्यूटन। अगर आपको इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे, और यहाँ 100 को आप 100 तो लिख ही सकते हैं ना, गुणे 10⁻⁷, और 100 का मतलब क्या होता है 10/2 होता है, तो 2 प्लस में और -7 तो मिलकर क्या होगा -5 होगा। तो यहाँ पे f का मान निकल के आ गया हमारा 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर। तो यही आपसे पूछा गया था कि तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। तो आप लिखेंगे अर्थात तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला बल 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। अच्छा, कैसा बल होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, तो आपको वहां पढ़ाया गया होगा, जब एक ही दिशा में धारा बहती है तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का, और जब धाराएं विपरीत बहती हैं तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होता है, प्रतिकर्षण का। तो आप लिखेंगे तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला बल 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा सर, आकर्षण बल। क्लियर है, आसान है, बड़ा सिंपल है। तो चलिए इसे नोट करें, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझने के बाद से बहुत शानदार क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है पास पास फेरे वाले एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। सबसे पहले परिनालिका का क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। तो चलिए जो जो दिया है उसको हम पहले लिखते चलते हैं। सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे भाई, लंबाई L दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 80 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इसमें 5 परतें हैं, परतों की संख्या कितनी है भाई, परतों की संख्या, अब परतों की संख्या दिया है हमारा 5। ठीक, जिसमें से प्रत्येक में, अब प्रत्येक परत में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, और ये कितना दिया है 400। ठीक, क्या इसका मतलब है, थोड़ा पहले समझ लेते हैं। जैसे एक परिनालिका है हमारे पास, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि एक परिनालिका हमारे पास। ठीक, और इस परिनालिका के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि इस परिनालिका पर पहली बात, परिनालिका है तो हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम होगा। अब डायग्राम अच्छे समझ पा रहे होंगे, परिनालिका का डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होता है। अब कह रहा है कि अगर पहली वाली परत की बात अगर हम करें तो इसमें जो फेरों की संख्या है, वह फेरों की संख्या है पहली बार में कितना, 400। कुल इसमें 400 फेरे हैं। अब इस चीज को ऐसे समझो, जैसे मान लो कि यह एक परिनालिका है, इसके ऊपर तार हम लपेट रहे हैं, तो पहली बार जब तार लपेटा तो कुल 400 फेरे आए, फिर उसके ऊपर हमने कागज लगा दिया, क्या कर दिया, एक परत बनाने के लिए कागज लगा दिया, तो कागज लगा के फिर से जब दोबारा हम इस पर लपेट रहे तो उस पर भी 400 परत आ रही है, फिर कागज लगा कर दूसरी परत बना दिया, ऐसे तीसरी चौथी पांचवी ऐसे परत बना दिया। तो इस पे बार बार हम क्या कर रहे हैं, तार को लपेट रहे हैं। ठीक है, अगर एक फेरे में सॉरी एक परत में तार के फेरों की संख्या 400 है तो 5 परतों में कितनी होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे
अतः 5 परतों में फेरों की कुल संख्या, अब 5 परतों में फेरों की जो कुल संख्या आएगी वो होगा हमारा कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मान होगा 5 गुणे 400, मतलब कितना आ गया आपका, यहाँ निकल के आ गया 2000 फेर। कितने फेरे आ गए भाई, 2000। तो इस 5 परतों वाली परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कितनी हो गई, 2000। अब कह रहा है परिनालिका का व्यास दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास है यह दिया है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इसमें 8 एम्पियर की क्या कर रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो इसमें बहने वाली धारा है हमारी, हमने कहा जैसे धारा जो है आई, यह कितना है आपका 8.0 एम्पियर के बराबर। तो कह रहा है कि परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र बी का क्या करिए, परिमाणिका, मतलब परिनालिका के अंदर जो हमारा केंद्र है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या करना है, ज्ञात करना। क्या क्या इसमें दिया हुआ है, एक तो दिया धारा आई, आई दिया आपका 8.0 एम्पियर के बराबर, और केंद्र पे आपका चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप इसके लिए फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आप जानते हैं चूंकि चूंकि परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर केंद्र के पास या केंद्र पर, केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और ये कितना होता है, ये होता है बी इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। यहाँ पे स्मॉल एन होता है, कैपिटल एन नहीं होता है। अब स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अपने पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं चूंकि स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन अपान एल, ये होता है। अब इसी को हम उठाकर अगर यहाँ पर रखें तो यही हमारा सूत्र ऐसे बदल जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई और अपान क्या एल। अब आप म्यू नॉट का मान जानते हैं, अब जानते हैं कि चूंकि म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो मान उठाकर रख दीजिए, सब मान तो आपको पता ही है। तो म्यू नॉट का मान हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन, एन कितना हो गया हमारा, एन हो गया आपका 2000 इंटू आई, आई कितनी हो गई आपकी, अभी आपको पता चला था आई कितना 8 एम्पियर, 8 बटा एल, एल कितना है 80 गुणे 10⁻⁻2, ऐसा है। ठीक है जी, अब 10⁻2 को ऊपर लेकर जाइए, 8 एकम 8, 8 दाम है 80। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 पर 1 घात और -2 घात मिलकर कितना हो जाएगा, -1 घात। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2000 बटा 10⁻1, ऊपर लेके जाएंगे तो 4 दूना 8, इसका गुणा करिए, ये हो जाएगा 8 गुणे, और यहाँ 3 जीरो है, 10⁻3 गुणे पाई गुणे 10⁻⁷, और यह 10⁻1 ऊपर जाएगा तो गुणे 10⁻1, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करिए। अब यहाँ से होगा 8 गुणे -7 में से 3 जाएगा -4, अब -4 में से 1 जाएगा तो -3, तो ये हो जाएगा 8 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे देयरफॉर बी का मान जो आ जाएगा वो आएगा आपका 24 आप एक बार गुणा कर लीजिए, 8 चौका 32 के 2, और 8 एकम 8, 8 3 11, और 8 3 का 24, 24 1 25, तो 25.12 गुणे 10⁻³ के बराबर आएगा। अगर 0.1 का स्थान और लेके आए तो -3 में से 1 प्लस जाएगा, कितना बचेगा -2। देयरफॉर बी का मान निकल के आ जाएगा हमारा 2.512 इंटू 10⁻² टेस्ला के बराबर। तो आपसे यही पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र पर या केंद्र के पास, तो आपसे यही पूछा गया है कि परिनालिका के भीतर हमारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो ये होगा आपका 25.12 गुणे 10⁻² टेस्ला के बराबर। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लिखेंगे अर्थात, अर्थात परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 2.512 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 4.8 या क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे संपूर्ण रूप से समझ लिया। कुछ नहीं करना है, 5 परतें हैं, कुल फेरों की संख्या निकाल लीजिए और फिर परिनालिका के भीतर केंद्र पर आप लगा दीजिए सूत्र म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के बराबर, जहाँ एन जो है वह एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसको हम लिखते हैं एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल। ये उठा के रखिए और मान जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 2.5.2 इंटू 10⁻² टेस्ला के बराबर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक रख रहे हैं। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर संपूर्ण प्रश्न करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और किसी चीज की रिक्वायर हो तो आप उसे कमेंट में जरूर डालिएगा, सर हमें और भी चीजें चाहिए, तो वैसा हम प्रयास करेंगे करने का। ठीक है जी, तो चलिए चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।